हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का जनरली चैप्टर नंबर 9, यानी अगर बुक 2 है तो चैप्टर नंबर 1 बोल देंगे हम लोग, और अगर फिजिक्स में ऐसी बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 है क्लास 11th के फिजिक्स का, ठीक है, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप टर्म 2 आने वाला है आपका, तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। आज हम लोग बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, और ऐसा इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर को पूरी तरीके से बीट करना है, ठीक है, किस तरह से अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से गेन करना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि सर यहां से स्टार्ट करेंगे कि जनरली हम लोग रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि भाई फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई बॉडी है, ध्यान से देखना प्लीज, ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसमें इंटरनल कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर इस पर यानी इस बॉडी पर किसी तरह का फोर्स लगाने से, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं लगाऊं, और इस एक्सटर्नल फोर्स के लगने से इन दोनों पॉइंट के बीच की पोजीशन, इन दोनों पॉइंट की पोजीशन अगर चेंज ना हो, तब हम इस बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग जनरली डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज में या लेंथ में चेंज कर दे। ठीक है, यानी शेप और वॉल्यूम में चेंज ला दे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। अब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं और इन दोनों के बीच की पोजीशन, अगर इन दोनों पार्टिकल अंदर इंटरनल जो मॉलिक्यूल है किसी बॉडी की, उसके बीच की अगर पोजीशन चेंज ना हो तो हम बोलेंगे रिजिड बॉडी, और अगर चेंज हो जाए तो बोलेंगे कि ये रिजिड नहीं है। तो उसमें एक बात मैं बता दूं आपको कि आइडियली कोई देखा जाए कि आइडियली कोई रिजिड बॉडी होती नहीं है, मतलब कोई आइडियल रिजिड बॉडी नहीं मानी जाती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हर बॉडी, कोई भी दुनिया की कोई भी बॉडीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, अगर उसको हम खींचेंगे या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खिंचाव, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है जनरली टेंशन, या समझ लो आप एक तरह से स्ट्रेस आना जरूरी है। ठीक है, आएगा ही, क्योंकि इंटरनल मॉलिक्यूल की जो मतलब बीच में जो पोजीशन है वो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो आइडियली कोई चीज रिजिड होती नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है, व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो बात करते हैं, तो ये इस तरह के इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स बाय विच द इंटरनल मॉलिक्यूल ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है? तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से किसी बॉडी के अंदर लेंथ, शेप और वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एग्जांपल और लूंगा। जैसे मैंने क्या करा, एक बॉडी ली, एक बॉडी को मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसके ऊपर, यानी कि डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया। ये बॉडी थी कुछ इस तरह से, है ना, हमने क्या करा, इस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया यहां से। क्लियर है? अब हमने जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर क्या फील होगा, एक स्ट्रेस फील होगा, एक खिंचाव फील होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ब्रेक करके देखें बीच से, तो कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, इस बॉडी को बीच से यहां से हमने क्या करा, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। हमने क्या करा, इसको ब्रेक किया। ठीक है, और देखेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा था, यहां से फोर्स लगाया था, तो बच्चों इस फोर्स की वजह से, इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से अंदर एक इंटरनल फोर्स काम करेगा, एक इंटरनल फोर्स काम करे। जैसे मान लो कि इस बॉडी को इधर से, जैसे मान लो अगर ये सपोर्ट में हटा दूं और इस बॉडी को इधर से भी खींचा जाता, फॉर एग्जांपल दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाता, तो कुछ इस तरह से मैंने डिवाइड किया इसको, और हमने दिखाया आपको डिवाइड करके कि जब इधर से खींच रहे हैं तो इधर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि एक फोर्स काम कर रहा है इधर की तरफ, इस फोर्स की वजह से ये ऑपोजिट फोर्स एक काम कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से ये वाला ऑपोजिट फोर्स एक काम कर रहा है। पता है इस इंटरनल फोर्स का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब बता दूं मैं आपको, इसे मार्कर है, मैंने इस मार्कर को मैंने क्या करा, खींचना स्टार्ट किया। जब इसको मैं पुल करूंगा, खींचूंगा, तो इसके बीच में किसी एरिया का, किसी पर्टिकुलर सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, एक फोर्स फील होगा। तो क्या अगर मैं इसको यहां से पकड़ रखा है मैंने मार्कर को, मैं इसको यहां से खींच रहा हूं, तो इस पर तो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो अंदर से ये क्या करेगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जो इस चेंज को होने नहीं देगा। मतलब जो फोर्स लगा रहा हूं मैं, इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को तोड़ने से बचाएगा। तो अंदर इंटरनल जो ये फोर्स लग रहा है बच्चों, मॉलिक्यूल्स जो अंदर से फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स का नाम होगा डिफॉर्मिंग फोर्स।
क्लियर है बच्चों। और डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी के बाहर से दिखाई नहीं देगी, बॉडी के अंदर होती है डिफॉर्मिंग, इसलिए हम लोग इसको इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। सॉरी, रीस्टोरिंग फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। डिफॉर्मिंग तो हमें बाहर से दिख जाती है, पर रीस्टोरिंग फोर्स कहां होगी? अंदर होगी। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जनरली मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, मतलब मॉलिक्यूल्स लगाती है उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट, उस डिफॉर्मिंग फोर्स के खिलाफ में। क्लियर है बच्चों? तो इसको हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो अब लोग हेडिंग डालते हैं कि कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे। देखो, हमने माना कि पहले जो है ना, ये जो हमारा रॉड था वो कुछ ऐसा था, ध्यान देना प्लीज। ये रॉड ऐसा था जिसकी लेंथ कितनी थी बच्चों? L थी। इसका मास कितना था? M। ठीक है, इसका मास कितना था? इस रॉड का मास था M। हमने क्या करा, इसको ब्रेक करा बीच से, मतलब क्योंकि हमने फोर्स लगाया यहां पर। क्या लगाया हमने? इस पर फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाएंगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ वर्क करेगा, सबको पता है, क्लियर है। अच्छा, जहां से मैंने इस बीच में देखना चाहा कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स, मैंने जहां पर ये डॉटेड लाइन लगाया है, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस डॉटेड लाइन की जगह पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना काम कर रहा है। अपने मर्जी से आप जहां चाहो वहां कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहां पर ले लिया कि इस पॉइंट पर, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर, मतलब मैंने इसको क्या करा, डिवाइड करके मैंने यहां लिख लिया। ठीक है, कि मैं चाह रहा हूं कि इस पर, इस बॉडी पर, इस वाली जगह पर कितना रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, मैं पता लगाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है बच्चों, इसकी लेंथ पूरी L थी, तो मैंने इसकी लेंथ मान लो मैंने ले ली X। कितनी लेंथ है इसकी? X। ठीक है, ओके। पूरी कितनी थी? पूरी कितनी थी? L। ठीक है, तो इसकी कितनी है? X हमारी। ठीक है, चलो अब क्या है, ध्यान से देखना प्लीज। अब अगर मैं मानूं इसका मास कितना है सर, तो इसका मास है बच्चों m डैश। कितना मास है इसका? m डैश, क्योंकि इसका m था पूरा का मास। अब इसको मैंने काट दिया, क्रॉस सेक्शन मतलब इसको बांट दिया हमने, तो इसका मास क्या ले लिया हमने? m डैश ले लिया। चलो ठीक है सर, ओके। अब आप बताओ मुझे कि अगर मैं इस रॉड के लिए मैं यहां पर मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो इसके लिए क्या होगा? मान लो मैंने लीनियर मास डेंसिटी को K से डिनोट किया। ठीक है, तो K का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान देना प्लीज, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है सर, ओके। अब अगर मैं सेम फॉर्मूला यहां पर लगाना चाहूं, तो यहां पर लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? K इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? X। मास पर यूनिट लेंथ। अब अगर मैं यहां से m डैश की वैल्यू निकालना चाहूं, तो m डैश की वैल्यू यहां से आ जाएगी K इंटू में X। अब K की वैल्यू कितनी है यहां से? m बाई L, तो m अपॉन में L इंटू में X। क्लियर है, मतलब हमें मास m डैश की वैल्यू पता चल गई, m बाई L इंटू में X। अब मैं चाहूं तो इस पूरी बॉडी के लिए फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा था इधर, ये जो फोर्स हमारा लग रहा है, तो हमें एक्चुअली ये फोर्स नहीं कैलकुलेट करना, हम लोग को ये फोर्स कैलकुलेट करना है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप बताओ फोर्स का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू में a। तो m डैश इंटू में a, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ठीक है सर, ओके। तो अब मास की जगह पर क्या रखेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू मास। m डैश की जगह क्या रखेंगे? m बाई L इंटू में X, m अपॉन L इंटू में X इंटू में ए तो पहले से था। तो इस तरह से रीस्टोरिंग फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। बहुत बच्चों को यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने m डैश की वैल्यू m बाई L इंटू में X जो है हमने कैसे निकाला, समझ नहीं आया। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो हमने क्या करा, पहले पूरे रॉड के लिए K की वैल्यू लिख ली m बाई L, मास पर यूनिट लेंथ। फिर हमने क्या करा, छोटे से रॉड के लिए हमने लिखा कि K इक्वल्स टू m डैश बाई X। तुमने कहा सर इसमें भी K, इसमें भी K, क्यों, क्या मतलब है इसका? तो भाई देखो ध्यान सुनना, मान लो ये मार्कर है, इसकी अगर इसका रेगुलर क्या नाम है अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, मतलब एक रेगुलर क्या नाम है लेंथ है इसका, क्या नाम है मार्कर का, मतलब कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं है अगर, तो बच्चों इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी होगी वो हर जगह क्या होगी? सेम होगी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या, कि मतलब उसकी उनका पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है? भाई हर जगह अगर इसकी थिकनेस सेम है, इसका मतलब हर जगह पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है? सेम है। अगर मैं इस मार्कर को दो पार्ट में तोड़ दूं, तो पहले अगर लीनियर मास डेंसिटी K थी, तो अब भी तो क्या होगी? K ही होगी ना, क्योंकि किसी पार्ट मतलब इस मार्कर को तोड़ने से बीच से इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट नहीं बिगड़ेगा ना भाई, उसका तो अरेंजमेंट, उसकी डेंसिटी तो सेम होगी। इसलिए पहले K लिया था, तो बाद में भी हमने क्या ले लिया? K ही लिया है। पहले K की वैल्यू हमने क्या लिखी? इसका पूरा मास अपॉन इसकी पूरी लेंथ। हमने अब इसके लिए क्या लिखा? इसका पूरा मास यानी m डैश और अपॉन इसकी पूरी लेंथ कितनी है? X। हमने क्या करा, यहां से m डैश की वैल्यू चाहिए थी हमें, हमने क्या करा, K का X से मल्टीप्लाई कर दिया, K इंटू X, K की वैल्यू रख दी m बाई L इंटू में X। मैं चाहता तो आपको ऐसे भी सीधा सीधा बता सकता था, तो ये मैंने तरीका बताया आपको ताकि आप बहुत मतलब ज्यादातर आपको ये काम आएंगे आगे जाकर के। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं, उसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई सर L लेंथ का, ध्यान से देखना, L लेंथ का मास कितना था? M था, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? M बाई L। मैं यूनिटरी मेथड का यूज कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, L लेंथ का मास कितना था? M था, L लेंथ का मास M था, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? M बाई L।
कितने लेंथ का मास चाहिए हम लोगों को, एक्स लेंथ का मास चाहिए ना, तो इसलिए एक्स लेंथ का मास कितना आ जाएगा, m/l इंटू में x। देखो आप सेम चीज आ रही नहीं आ रही, देखो सेम चीज आ रही नहीं आ रही, आप ही बताओ। मतलब हम चाहते तो यूनिटरी मेथड से भी कर लेते, आसान है ये वाला मेथड बेटर, मतलब आप दोनों में से जो समझ में आए आपको ज्यादा बेटर है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों समझ लो तो और ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपको काम आएंगे कहीं ना कहीं। क्लियर है, यूनिटरी मेथड है और ये नॉर्मल अपना लीनियर मास डेंसिटी को हमने यूज करके कर लिया, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हमने रीस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है। समझ आई बात बच्चों आपको, क्लियर है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी क्या होती है, ध्यान से देखना। इलास्टिसिटी का मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे इलास्टिसिटी की, कि व्हेन अ बॉडी, या व्हेन की जगह आप इफ भी लिख दो, शॉर्टकट थोड़ा आसान लगेगा, इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, after removal of deforming force, then this property is called elasticity. Then this property is called elasticity, and body is said to be elastic. Body is said to be elastic. बच्चों इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखो, if a body regain its original shape and size after removal of deforming force, then this property is called elasticity and the body is said to be elastic. क्या मतलब है कि मान लो कि हमने किसी बॉडी पर क्या करा, फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और डिफॉर्मिंग फोर्स में मान लो थोड़ा खिंच गया, और खिंचने के बाद अगर मैंने वापस से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, मतलब वापस से उसको मैंने छोड़ दिया, और अगर फौरन या अपने शेप एंड साइज को दोबारा से रिगेन कर लेता है, तो हम इस प्रॉपर्टी, बॉडी की इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इलास्टिसिटी, और इस बॉडी का नाम पड़ जाएगा इलास्टिक बॉडी, ठीक है। मतलब इलास्टिक किसी चीज का नाम है, तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक कोई बॉडी हो सकता है, ठीक, कोई भी बॉडी हो सकता है। जैसे मान लो रबर है हमारे हाथ में, अब मैंने रबर को क्या किया, रबर को ऐसे खींचा, और हमने कुछ थोड़ा सा खींचने के बाद मैंने उसको क्या करा, छोड़ दिया। अगर छोड़ने के बाद ये अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, इसका मतलब एक इलास्टिक बॉडी है, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इलास्टिसिटी होगा। आप खुद देखो कि आप मान लो कोई स्टील की प्लेट है आपके पास, स्टील की बहुत पतली प्लेट है, थिन शीट है, आपने उसको क्या होगा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ने के बाद क्या होगा, अगर आपने वैसे उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, अपने शेप एंड साइज को दोबारा से रिगेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी, और ऐसे बॉडी को बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा आपसे, ठीक है। जैसे आप कोई रॉड है, ध्यान देना प्लीज, कोई रॉड है हमारे पास, यहां पे आपको इस तरह समझा दूं कि कोई रॉड है, इस रॉड को आपने क्या करा, बीच से इसको मोड़ने की कोशिश की, बीच से आपने इसको मोड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो आपने क्या करा, पैर रखा बीच में और दोनों तरफ से ऐसे उठाया, ऐसे जब उठाओगे तो हल्का, जब भी थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो हल्का से देखो रॉड मुड़ रहा है, हल्का सा रॉड मुड़ेगी, फिर उसको छोड़ दो, फिर वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। लेकिन क्या है, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब है कि रॉड क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब थोड़ा सा इलास्टिसिटी इसके अंदर है। अब क्या है कि अगर आपने इस पर थोड़ा और फोर्स लगा दिया, तो बच्चों और फोर्स लगाने से क्या होगा, रॉड के अंदर रॉड का शेप एंड साइज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपने इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बढ़ा दिया तो बॉडी इलास्टिसिटी तो दिखाएगी, लेकिन अपने वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में हो सकता है वापस ना जाए। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी जस्ट एक प्रॉपर्टी है जिससे किसी बॉडी का ये पता लगा सकते हैं कि वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करता है या नहीं करता। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ठीक है? अब चले एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग को क्या करते हैं बच्चों हम लोग? स्प्रिंग को अगर हमने यहां से खींचा, तो थोड़ा सा खींचने के बाद उसकी लेंथ चेंज होगी। लेंथ चेंज होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अगर हमने छोड़ दिया तो वापस अपने शेप एंड साइज में आ जाता है। तो हम कहेंगे कि स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक बॉडी है, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली हम लोग इलास्टिसिटी को समझ सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखना बच्चों। हम यहां पर क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला कि एक जैसे कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ध्यान देना, ये कोई बॉडी है, यहां पर कोई दूसरी बॉडी है, यहां पर कोई तीसरी बॉडी है, यहां पर कोई चौथी बॉडी है, और सब एक दूसरे से स्प्रिंग से बंधी हुई है।
किससे बंधी हुई है? स्प्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है, स्प्रिंग से बंधी हुई है। ये आपको मैंने एनसीईआरटी बुक के एक एग्जाम्पल, एक फिगर है वहां से उठा के मैंने इसमें से कुछ सेक्शन को काट के यहां बनाया है। आपको यहां पर दिख भी रहा होगा कि एनसीईआरटी का जो वो डायग्राम है वो कैसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्या है कि अगर मैं बोलूं, अच्छा इसकी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों? आर है। इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों? आर है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको ना पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से समझाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से कि कैसे रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। चलो समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी में कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राफ जो हमारा जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। हमारा जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। हमारा जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। क्या मतलब? देखो हमने क्या करा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या है? मिनिमम है। यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहां पर क्या है? मिनिमम है, ठीक है। यहां पर क्या है? मिनिमम है। हमने क्या करा यहां पर, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस आर है। क्या मान लेते हैं? आर है। यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी? मिनिमम है। मतलब अभी आर जो है, आर की वैल्यू पर भी मिनिमम। अब देखो जरा, मैं अगर आर को कम करने की कोशिश करूं, मतलब आर को मैं कम करूं, आर को मैं कम करूं मतलब देखो इस दोनों बॉडी को अगर मैं दबाने की कोशिश करूं, स्प्रिंग को अगर मैं दबाऊंगा तो क्या होगा? स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे स्प्रिंग को दबाऊंगा मतलब कम करूंगा, आर को मैं कम कर रहा हूं, तो देखो आप ध्यान से, जैसे ही मैं आर को कम करूंगा, जैसे मैं आर को कम करूंगा तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? अब अगर मैं आर को और खींचूं, आर को अगर मैं खींचूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं? इलास्टिसिटी को समझा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट कर देता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने आर को खींचा, इसको स्प्रिंग को हमने क्या करा? पकड़ के खींचा, तो पकड़ के खींचेंगे तो आर बढ़ेगा। अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा, आर को बढ़ाने का मतलब मैं ऐसे चलूंगा, तो आर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो देखो आर को बढ़ाने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। मतलब आर को कम करूं या ज्यादा करूं, दोनों केस में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। और जनरली बॉडी की इलास्टिसिटी को हम यहां से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी को मतलब हम चेक करना है कि इलास्टिक है कि नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे? स्ट्रेच करके देखेंगे या फिर हम उसको दबा के देखेंगे। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हम कैसे लगा सकते हैं? उसको खींच के लगा सकते हैं या उसको दबा के लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इस तरह से तो आपने देख लिया कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। अब एक और डेफिनेशन आती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ठीक है। देखना ध्यान से, इसकी ठीक ऑपोजिट डेफिनेशन है, इसकी ठीक ऑपोजिट डेफिनेशन है। क्या है? ध्यान से देखना प्लीज। जैसे मैंने बोला यहां पर, जैसे मैंने बोला यहां पर कि इफ अ बॉडी रिगेन, इफ अ बॉडी, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन, क्या लगाऊंगा? रिगेन से पहले डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर, यहां पर मैं इवन लगाता हूं, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां पर क्या लगाना है? डज नॉट, यहां पर क्या लगाना है? डज नॉट regain its original shape and size even after removal of the deforming force, then this property is called plasticity। मैंने इसी में क्यों एडिट किया बच्चों? प्लास्टिसिटी इसी में इसलिए एडिट किया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं कि दोनों डेफिनेशन लगभग सेम है, थोड़ा सा ऑपोजिट है और चेंज करके हम याद कर सकते हैं आसानी से। बॉडी से टू बी प्लास्टिक, और ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक, ठीक है। समझ आ रही बात? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी रॉड है, कोई रॉड है, आप उस रॉड को क्या करा? आपने फोल्ड किया, थोड़ा सा फोल्ड किया, छोड़ दिया, आपने ओरिजिनल शेप पे चला गया। अभी ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? अभी ये बॉडी इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब उस रॉड को आपने क्या करा? बहुत ज्यादा, ये रॉड है मान लो मार्कर को, आपने उसको आपने क्या करा? रॉड को बहुत ज्यादा और मोड़ दिया, रॉड को जरा और मोड़ोगे आप तो पता है क्या होगा? यहाँ पर रॉड को और मोड़ने पर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा थोड़ा सा। जब वो थोड़ा मुड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये रॉड है हमारा और रॉड पे आपने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया और ज्यादा, ठीक है। यहां से आपने फोर्स लगाया, इस जगह से आपने क्या लगाया? फोर्स, ठीक है। तो रॉड कैसा हो जाएगा बच्चों? रॉड थोड़ा सा ना, रॉड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, रॉड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा रॉड, पता है आपको। ऐसा होने के बाद और फोर्स लगाओगे तो और मुड़ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि बच्चों अब जो रॉड बन चुका है ये टेढ़ा, इस तरह से जो रॉड फोल्ड हो गया, ये अभी किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। यानी कि ये बॉडी अब प्लास्टिक रीजन को गेन कर चुका है, ठीक है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी को गेन कर चुका है। तो बच्चों कोई प्लास्टिक कोई चीज नहीं होती, प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। कैसे? इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अगर मैंने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर रहा है वो, इसका मतलब है शेप एंड साइज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद भी अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करता है, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी एंड द बॉडी इज सेड टू बी प्लास्टिक। और बॉडी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा नेचर आ चुका है बच्चों? प्लास्टिक नेचर आ चुका है। क्लियर है? एक बॉडी के अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है, इलास्टिक भी हो सकती है, प्लास्टिक नेचर भी हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ा सा लगाया है तो अभी इलास्टिक, ठीक है। अगर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया बॉडी मुड़ जाएगी,
तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब क्या है, ध्यान से देखना। अब क्या बॉडी, आपने एक टॉपिक सुना, एक वर्ड सुना होगा आपने कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक। बच्चों परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना। वैसे डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर बॉडी रिगेन इट्स शेप एंड साइज कंप्लीटली, लगा देना कंप्लीटली, आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, एंड द परफेक्टली इलास्टिसिटी, इसको परफेक्ट इलास्टिसिटी बोलेंगे हम लोग, या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। वैसे प्रैक्टिकल में कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होती है, पर डेफिनेशन के लिए हम लोग यहां से लगा सकते हैं। बस क्या करना है आपको, कंप्लीटली लगा देना। रिगेन इट्स शेप एंड साइज के बाद क्या लगाना है, कंप्लीटली। समझ रही बात? तो इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। और इसी में आप अगर जो अभी डेफिनेशन लिखी, इसी में अगर आप कंप्लीटली लगा दोगे शेप एंड साइज के बाद, तो ये बन जाएगा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, क्या लगाना है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज कंप्लीटली even after the removal of deforming force, then this property is called perfectly plastic body। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इलास्टिसिटी को, प्लास्टिसिटी को, इलास्टिक ऑब्जेक्ट को, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये सेकंड वीडियो, सेकंड लेक्चर, जिसमें बात करने वाले हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, पहले डेफिनेशन में पढ़ देता हूं। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। पढ़ते ही एक चीज याद आता है, पता है क्या याद आता है? एक चीज याद है, प्रेशर की डेफिनेशन याद आएगी आपको। पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया हमने पढ़ा था, यहां पर चेंज हो गया थोड़ा सा, यहां पर लिखा हुआ रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स, मैं आपको समझाता हूं। आप इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को देख रहे हो, जिसमें क्या है कि एक रॉड है, एक रॉड है जो किसी चीज से, किसी सपोर्ट से फिक्स है एक दीवार पर। इस रॉड पे मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स लगाया। जब मैं इस रॉड पर ये एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इस एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर, मतलब इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो मैंने किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। इस जगह पर क्या होगा, एक खिंचाव फील होगा, एक ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ क्या है, एक फोर्स लग रहा है। जाहिर बात है, आप रस्सी को पकड़ के लटक जाते हो तो रस्सी को आप खींचोगे नीचे की तरफ, किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचोगे तो वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो आपको पीछे की तरफ ना खींचेंगे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को पकड़ के मैं ऐसे खींचूंगा तो ये मार्कर ये क्यों नहीं जा रही, बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, अंदर के मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर रहे हैं, एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहा, पर ये फोर्स लगा रहे हैं। तो इस फोर्स को हम लोग बच्चों बोल देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए, जो हमने फोर्स लगाया एक्सटर्नल, उसको एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स पीछे की तरफ लगाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। इसी फोर्स का नाम होता है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। FR लिख देता हूं इसको मैं, रीस्टोरिंग फोर्स। इसलिए इसकी डेफिनेशन बन गई है, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। आई होप आपको अब क्लियर होगा, स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए, वहां पर कोई भी फोर्स हो सकता था, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दूसरी बात, स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसका फॉर्मूला होगा FR अपॉन में। R क्यों लिखा हमने, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से। अब क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। SI यूनिट क्या होती है बच्चों, SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो फोर्स है अपॉन एरिया है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी CGS यूनिट भी लिखते हैं बच्चों, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CGS यूनिट होगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बच्चों। ये रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना डाइन होगा, तो कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 डाइन पर सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट इज टेंसर क्वांटिटी। बच्चों मैंने इस पे डैश लगाया क्यों, क्योंकि यहां से भी ये प्रेशर से बिल्कुल डिफरेंट है। प्रेशर में ऐसा यूनिट क्या होता था, प्रेशर का क्या होता था, पास्कल हुआ करता था, लेकिन यहां पर और उसकी वो वेक्टर होता था, स्केलर होता था। तो प्रेशर जो था हमारा, वो हमारा क्या था, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी था। कैसा था, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी था। लेकिन यहां पर ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी। ये क्या बच्चों, टेंसर क्वांटिटी। अभी टेंसर क्या होता है अगर आपको पता हो, एक्चुअली टेंसर थोड़ा बहुत वेक्टर की तरह होता है, पर एक्चुअली टेंसर होता क्या, आप थोड़ा सा ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर किसी को पता होगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है इसका, M1 L-1 T-2 इसका डायमेंशन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने डायग्राम आपको समझाया है।
इससे पहले की वीडियो मैंने इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी बता रखा है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिसिटी को रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज मैंने समझा रखा है। गो टू साइंस लिखेगा क्या नाम है, या तो आप यूट्यूब पर लिखना, सर्च करना कि क्या नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 01 GTS लिखना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 01 GTS, क्लियर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। देखो स्ट्रेस के बच्चों टाइप्स भी होते हैं, स्ट्रेस के क्या होते हैं, टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, अब क्या है सर, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बच्चों, जब किसी बॉडी के लेंथ के अलोंग मैं किसी को खींचूंगा या दबाऊंगा, उस टाइम पर जो स्ट्रेस पैदा होगा बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेंथ के अबाउट, लेंथ के अबाउट, जैसे इस मार्कर को या तो मैं ऐसे खींचूं या ऐसे दबाऊं, तो लेंथ के अबाउट इसको खींच रहा हूं या दबा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्चुअली बच्चों दो तरह का होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव, अगर बॉडी को तुम दबा रहे हो तो कंप्रेस कर रहे हो, तो ऐसा जो स्ट्रेस पैदा होगा इसके बॉडी के अंदर, इसको कहेंगे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस। और टेंसाइल मतलब अगर तुम बॉडी को खींचोगे, दोनों तरफ से ऐसे खींचोगे तो एक है ना, एक टेंशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस नाम देते हैं इसका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों दूसरा वाला स्ट्रेस है शेयरिंग स्ट्रेस। ये क्या होता है आप खुद बताओ। शेयरिंग स्ट्रेस आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सिलेंडर है, इसकी जो वॉल है वो फ्लेक्सिबल है, आपने इसको ऊपर से फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाओगे ना कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा ना, बेस तो वही रहेगा पर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की तरफ से। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, डेल्टा एक्स। लेंथ कितनी थी, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसे जब कोई चीज टेढ़ी हो जाती है ना इस तरह से, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम जनरली एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि उसमें बोला गया, बुक है ना, बुक आपकी जो बुक है, बुक को ऊपर से ऐसे प्रेशराइज करो, ऐसे स्लिप करो, तो उसके जो पेजेस है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे ना, एक दूसरे के ऊपर खिसक जाएंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। क्या कहेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस। बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेस से मैं एक चीज आपको याद दिलाऊंगा, देखो आप जब किसी भी चीज को पानी के अंदर डाल दो, आप खुद जाते हो पानी के अंदर, तो पता है ये वाटर का, ये लिक्विड का नेचर होता है कि लिक्विड उस बॉडी पर जो अंदर गया है, उस बॉडी पर चारों तरफ से एक फोर्स लगाता है, चारों तरफ से देखो एक फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है बच्चों। पता है फोर्स, इसको हम नॉर्मली प्रेशर भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इस प्रेशर को, जब पानी में प्रेशर लगता है ना किसी बॉडी पर, उसको हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली हम यहां पर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ यहां पे स्ट्रेस की बात हो रही है। तो इस बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, जाहिर बात है बॉडी चिपकेगी, बॉडी दबेगी, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होता है उस स्ट्रेस को बोलते हैं बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेस। ऐसा वॉल्यूम क्यों कहा गया है, बिकॉज जब स्ट्रेस क्रिएट होगा ना यहां पर, तो इसके शेप चेंज और उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, मतलब बॉडी चारों तरफ से दबना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है वॉल्यूम स्ट्रेस। क्लियर है चीज बच्चों। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है स्ट्रेन। वो क्या है, स्ट्रेन। तो पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेन है क्या। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब होता है बच्चों कि जब आपने किसी चीज को खींचा, ठीक है ध्यान रखना, जब आपने किसी चीज को खींचा तो फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर थोड़ा सा इलोंगेशन आ गया, थोड़ा सा वो खींच गया। फॉर एग्जांपल एक पतला सा वायर है, आपने वायर को खींचा बहुत जोर से, तो उसके अंदर कुछ तो इलोंगेशन आएगा, कुछ तो खींचेगा वो। तो मान लेते हैं कि वो थोड़ा सा खिंच गया, थोड़ी सी उसकी लेंथ में या उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में थोड़ी सी चेंज आई। तो बच्चों चेंज इन डायमेंशन, मतलब किसी भी बॉडी पर जब स्ट्रेस लगाया जाए, किसी भी बॉडी पर जब स्ट्रेस लगाया जाए, तो उसके डायमेंशन में यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट में अगर कोई चेंज आ जाता है, कोई चेंज आ जाता है, तो हम इसी चेंज को हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ध्यान पढ़ लेते हैं। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर चीज ओके, हमने लिख भी दिया कि स्ट्रेन बराबर होगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिखा है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। क्या मतलब, ये इस आप खुद ही बताओ। अब चेंज, ऊपर भी डायमेंशन, ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, क्या होगा, यूनिट कट जाएगी तो यूनिट लेस हुआ। क्लियर है। उसके बाद क्या है बच्चों, ऊपर अगर वॉल्यूम होता नीचे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी अगर मतलब दोनों वॉल्यूम का मतलब मीटर को कट जाएगा तो क्या बचेगा, कोई यूनिट नहीं बचेगा इसका, इसलिए ये यूनिट लेस होता है। और बच्चों अगर यूनिट लेस है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन कितने तरह का होता है बच्चों, जितने तरह के स्ट्रेस उतने तरह के स्ट्रेन। जैसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेन, तीसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखते हैं यहां से। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसमें सबसे पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों देखा जाए तो एक ही तरह का, और दोनों का फॉर्मूला भी एक ही है बच्चों, डेल्टा एल अपॉन एल। कितने का चेंज हुआ? खींचने पर। मान लो कि आपने इस पर क्या, आपने जैसे मैं इसमें दिखाता हूं, जैसे आपने इसको खींचा और आपने इस पर फोर्स लगाया तो थोड़ा सा ये चेंज हो गया, मतलब ये थोड़ा सा ना यहां शिफ्ट हो गया, ये खिंच गया, ये इतना खिंच गया, इतना जो है ये क्या है, खिंच गया। तो ये कितना खिंचा है? मान लेते हैं डेल्टा एल, इसकी लेंथ क्या है, बढ़ गई। पहले लेंथ कितनी थी? पहले लेंथ थी एल, पहले लेंथ थी एल। एल में से डेल्टा एल बढ़ गई, खिंच गई। इसका मतलब है इसमें स्ट्रेन कितना होगा सर? चेंज इन डायमेंशन। कितना हुआ डायमेंशन में चेंज? डेल्टा एल। और ओरिजिनल डायमेंशन कितना था? एल था। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा एल इज द चेंज, ठीक है, लेंथ में चेंज। फॉर एग्जांपल एक वायर थी 5 मीटर लंबी वायर थी, तो आपने उसको खींचा, उसमें 0.2 मीटर का है ना वो आ गया, क्या नाम है, इंक्रीमेंट आ गया, मतलब 0.2 मीटर वो बढ़ गया। तो अब उसका स्ट्रेन कैसे निकालेंगे हम लोग? 0.2 यानी डेल्टा एल कितना है? 0.2। एल कितना था? ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 5 थी, तो 0.2 अपॉन में 5 आ जाएगा इसका स्ट्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या था? फोर्स लगाया ऐसे हमने, इसमें थोड़ा सा चेंज आया, डेल्टा एक्स थोड़ा सा झुक गया। पता है बच्चों, इसमें एक चीज और बता दूं, इसमें थोड़ा सा ना ये एंगल होता है। क्या होता है? ये एंगल, कुछ एंगल पे ये झुकता है, ये बेंड होता है, ठीक है, कुछ एंगल पे बेंड होता है। आपने देखा होगा जो डांस करते हैं ना, डांसर लोग क्या होता है, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे जो ना डायरेक्ट झुक जाते हैं। ये झुकते हैं तो कुछ एंगल पे झुकता है। आपने देखा होगा ये डांसर है, ठीक है, ये डांसर है, ऐसे झुकेगा वो, ऐसे। तो मतलब यहां पर कुछ एंगल बना, देखो ये ऐसे, यहां पर कुछ एंगल बना। इस एंगल को बच्चों हम tan थीटा से दिखा सकते हैं। पता है ये क्या है? इसका फॉर्मूला, मैंने स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा है डेल्टा एक्स अपॉन में एल, डेल्टा एक्स अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। लेकिन हम चाहे तो डेल्टा एक्स अपॉन एल जो है बच्चों, ये बताओ, अब ये बताओ ये कितना डिग्री एंगल बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का, ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा ये 90 है तो ये क्या होगा? बेस। ये थीटा है तो ये सॉरी ये थीटा, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस। देखो ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है। इसमें ये थीटा है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? बेस। हम चाहे तो डेल्टा एक्स अपॉन एल को tan थीटा से भी दिखा सकते हैं। कैसे? देखो अगर मैं यहां बताता हूं, tan थीटा लिखना चाहूं इस ट्रायंगल में tan थीटा लिखना चाहूं, क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, डेल्टा एक्स अपॉन में एल, डेल्टा एक्स अपॉन में एल। अब बच्चों ये बात बता दो एक बात और, कि अगर ये थीटा बहुत छोटा हुआ, अगर बॉडी बहुत कम झुकी, बहुत कम थीटा हुआ, तो स्मॉल थीटा के लिए मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है tan थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है। मतलब क्या? अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये tan थीटा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? थीटा में हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? थीटा के बराबर हो जाएगी। और उस थीटा को किसमें एक्सप्रेस करेंगे बच्चों? उसको रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, ठीक है, डिग्री में नहीं। ध्यान रखना क्या बोला मैंने? स्मॉल एंगल के, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। सो यहां पर वी कैन सी दैट थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में एल। एक रिलेशन ये भी निकल जाता है बच्चों, ध्यान रखना, एक रिलेशन ये भी आता है, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में एल। किस बीच रिलेशन? थीटा, डेल्टा एक्स और एल के बीच रिलेशन ये आ जाता है, ठीक है। तो दो रिलेशन याद रखना, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था वॉल्यूम स्ट्रेस, जब बॉडी को पानी में डालेंगे उसको चारों तरफ से दबाना स्टार्ट कर देता है। पता है आप भी अगर पानी के अंदर बहुत ज्यादा चले जाओ ना, बहुत नीचे समुद्र के अंदर जाना मना होता है। क्यों? क्योंकि बहुत नीचे अगर हम जाएंगे तो पानी हमें क्या करेगा? क्रश कर देगा, पूरी तरह से दबा देगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप नीचे जाओगे तो भाई जितनी ज्यादा नीचे जाएगी उस पर परपेंडिकुलर फोर्स बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, और उस स्ट्रेस की वजह से इसकी वॉल्यूम ना कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हम लोग यहां से इसका स्ट्रेन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दूसरा, यानी कि हुक्स लॉ की बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, और मैंने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगर आपको उसमें से कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन के बारे में, यानी हुक्स लॉ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हुक्स लॉ क्या होता है? ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन देता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहां से एक टॉपिक स्टार्ट होगी, छोटा टॉपिक, इसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं हुक्स लॉ क्या, फिर इसको देख लेते हैं। हुक्स लॉ लिखा हुआ है एट इलास्टिक लिमिट, है ना, एट इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये इन्होंने यहां पर एक कंडीशन पहले बता दी है। ये तो पता है कि सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये चीज तो समझ में आ रही है आपको, लेकिन क्या है इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट समझनी सर, ये एट इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है, ठीक है, अभी समझाता हूं। लास्ट क्लास मैंने कहा था आपको कि याद है कि किसी चीज को स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को खींचते हैं, राइट, जब किसी बॉडी में स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन मतलब खींचने पर जब उसकी लेंथ चेंज होती है, यानी उसका शेप चेंज होता है, ठीक है। तो शेप जब चेंज होगा, जब उसके अंदर स्ट्रेन आएगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक स्ट्रेस पैदा होगा। स्ट्रेस का मतलब होता है खिंचाव। आप खिंचाव को समझ लो, स्ट्रेस इंग्लिश में नॉर्मली हम लोग कह देते हैं, तो स्ट्रेस पैदा होगा। तो भाई साहब स्ट्रेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप बॉडी को खींचोगे, जितना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, उतना ही ज्यादा आपको स्ट्रेस देना पड़ता है। भाई जाहिर बात है, आप एक रबर को मान लो, आप एक रबर को मुश्किल से थोड़ा सा, मतलब मान लो यहां से यहां खींचना है, एक रबर है, आपको यहां से यहां खींचना है, तो आप क्या करोगे? कम खींचना है, स्ट्रेन कम लाना है, इसका मतलब आप स्ट्रेस कम दोगे। बस हल्का सा खींच लोगे, मतलब हल्का सा खिंचाव आते ही वो खिंच जाएगा। लेकिन मान लो कि रबर इतना बड़ा है और आपको यहां तक खींचना है, तो आप उसको अब उसके मतलब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, ज्यादा खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार स्ट्रेन ज्यादा देना है सर इसको, यानी इस बार लेंथ में चेंज ज्यादा करना है, तो सर इसलिए स्ट्रेस भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्ट्रेन की होगा। समझ आ रही बात कि जितना ज्यादा स्ट्रेन लाना है उतना ही ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, बट एक इलास्टिक लिमिट तक। सर इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब कि एक कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा रबर को खींचते 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 आपने स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस है ना, जितना स्ट्रेन लाना है उतना स्ट्रेस देते गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई साहब वो टूट जाएगा, रबर जो है ना वो टूट जाएगा। तो वहां इन्हें टूटने के बाद अब ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं कहलाएगा। समझ आ रही बात? या मान लो फॉर एग्जांपल एक वायर है आपके पास, एक पतला सा वायर है, कॉपर वायर, आपने उसको खींचा फिर छोड़ दिया, फिर से चला गया अपनी जगह पर। या एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेता, मान लो स्प्रिंग को आपने ऐसे खींचा, छोड़ दिया, फिर अपनी जगह पे चला गया वो, ठीक है। यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन तो आया, बट डिफॉर्मेशन के बाद उसने अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर लिया, ठीक है, यानी इलास्टिसिटी दिखाई अपनी इसने, ठीक है भाई। इसको और हमने और ज्यादा इस बार ज्यादा खींचा, फिर देखा अपनी जगह पे चला गया। लेकिन इस बार हमने, अच्छा अब तक क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है सर, जितना स्ट्रेन दिया हमने उतना स्ट्रेस देना पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज्यादा खींच दूं तो आप बताओ क्या होगा? ये स्प्रिंग अब जो है हो सकता है यहां पर आने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना जा पाए, हो सकता है वो खींच के यहां आके फिर रुक जाए, वो मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर अब जा नहीं पा रहा है। समझ बात? मतलब आ तो रहा है वो, यहां से मैंने छोड़ा तो वो आया, तो कुछ हद तक तो आया, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा नहीं पाया। तो बच्चों अब भी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। लेकिन अब अगर मैं इसको खींचूंगा, अब अगर और खींच दूं उसको मैं, तो आप ही बताओ कि क्या अब उसको और खींचने के लिए ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई वो तो पहले से ऑलरेडी खींच चुका है। उसको थोड़ा और खींचो और लेंथ बढ़ जाएगा, और खींचो और। तो अब जो है बच्चों स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, यानी कि जब तक स्प्रिंग खिंचा नहीं था, जब तक स्प्रिंग ने अपने शेप को चेंज नहीं किया था, यानी जब स्प्रिंग को हमने यहां तक खींचा और फिर छोड़ के फिर वो यहां तक आ गया, उससे पहले तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। लेकिन जब हमने स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया और अब ज्यादा खींचने के बाद क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? अब नहीं कह सकता सर। क्यों? क्योंकि अब उसका शेप चेंज हो चुका है सर, अब वो थोड़ा सा प्लास्टिक नेचर शो करना स्टार्ट कर चुका है, मतलब वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर सकता सर। तो एक लिमिट है, आप एक लिमिट तक किसी चीज को खींचोगे ना, तो उसी लिमिट तक स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। इसलिए यहां कहा गया है एट इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। समझ आ रही बात बच्चों? क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां से कि स्ट्रेस अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर आएगा एक ई टर्म इंट्रोड्यूस होगा, ई, कैपिटल ई, ठीक है, कैपिटल ई और इनटू वे स्ट्रेन। ये कैपिटल ई है क्या? इसको तो हम नॉर्मली कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट इसका नाम रखा गया है वेयर ई इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताइए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, है ना, कि एसआई यूनिट क्या होगी? तो हम लोग ना घबरा जाते हैं ना, ये तो सर ने बताया नहीं था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है। भाई यहां से निकाल सकते हो आप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू यहां से स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय क्या होगा? स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन भी कर दो तो आप डिफाइन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को ही हम क्या बोल देते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं बच्चों। क्लियर है? और इसकी एसआई यूनिट निकालनी है तो आप देखो खुद से कि स्ट्रेन की कोई यूनिट ही नहीं होती सर। स्ट्रेन तो क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, यानी कि उसकी यूनिट्स कट जाती है, इसकी कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो भाई अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वही यूनिट होगी जो किसकी यूनिट होती है? स्ट्रेस की होती है। क्या होती है स्ट्रेस की यूनिट? आप लोग बताना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या होती है स्ट्रेस की यूनिट, ठीक है? एसआई यूनिट मैंने लास्ट क्लास में बता रखा आपको, ठीक है? नेक्स्ट हमारा, अब सर ये तो हो गया, चलो ठीक है सर, हुक्स लॉ समझ में, हुक्स लॉ में क्या कहा गया है, किस बारे में जो जोर दिया गया है और किस के बीच रिलेशन बताया गया है। बच्चों आप पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। किसके टाइप्स है?
किसके? अच्छा, लास्ट क्लास में जिसने लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो लास्ट क्लास में स्ट्रेस और स्ट्रेन को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आप लास्ट लेक्चर देखना चाह रहे हो, पहले वाली लास्ट क्लास के लेक्चर को, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां लिंक मैंने दे रखा है, वहां से जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट की टाइप्स ऑफ यंग्स यानी से सॉरी टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आई है सर, इसके टाइप्स कितने हैं? ठीक है, आप लोग गो टू साइंस यानी कि आपका अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है, और हमेशा मैं इस तरह के टॉपिक्स लाता रहता हूं, क्योंकि बहुत मैं सोचता हूं ना, पता है मैं सोचता हूं बहुत आसान तरीके से कितना ज्यादा आसान बनाया जा सके चीजों को, ताकि मैं आपको आसान बना के रखूं। क्योंकि देखो, जब 10th से 11th में आते हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा चेंज होता है, बहुत बड़ा जंप होता है बच्चों ये। तो पता है दिमाग हमारा ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या करें क्या नहीं करें, कहां से पढ़ाई शुरू करें कहां से नहीं करें, ऐसे ऐसे वास्ट टॉपिक्स हैं, कैसे समझा जाए। 10th में छोटी सी टॉपिक समझ में नहीं आती थी, यहाँ इतने बड़े बड़े टॉपिक्स। तो हम इसको आसान बना देते हैं, हम इसको बहुत शॉर्ट है ना लैंग्वेज में, अच्छे लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में इसको बहुत इजी बना देते हैं, और सिर्फ आपके इस गो टू साइंस चैनल में और शहबाज सर के क्लास में। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग इसके टाइप्स कितने हैं सर? इसके 3 टाइप्स है बेसिकली। पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों यहां मिट गया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है सर? इसको वाई से या गामा से दिखाते हैं इसको हम लोग। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बच्चों आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब कि अगर किसी बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज आता है खींचने से, स्ट्रेस डालने से लेंथ में, चाहे वो दबे चाहे वो खींचे, तो इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और ऐसे स्ट्रेन का नाम, जो खिंचाव आएगा इसके अंदर जब चेंज होगा लेंथ, तो ऐसे चेंज को हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब सर ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये कैसे आया? तो देखो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको कैसे आ गया ये फॉर्मूला। देखो ध्यान से, देखो आपने यहां के लिख रखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। ये तो बच्चों पता है, फोर्स स्ट्रेस का फॉर्मूला ये फोर्स अपॉन में एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या होता था? स्ट्रेन का होता था चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल अपॉन में एल। तो अपॉन डेल्टा एल अपॉन में एल। आप ही बताओ बच्चों इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है ना, इसका मतलब डिवाइड। तो इस चीज को मैं डिवाइड, ये वाला डिवाइड ना दे करके मैं ये वाला डिवाइड लिख देता हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिख सकता हूं। यहां से इसको मैं हटा देता हूं भाई, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई, मैं इस डिवाइडेड बाई को हटा देता हूं, इस डिवाइडेड बाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको इस तरह से डिवाइड में, देखो तो एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। देखो मैंने लिखा है एफ अपॉन इसकी वैल्यू और डेल्टा एल इसकी वैल्यू, डेल्टा एल अपॉन एल। तो एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसको सॉल्व करो, अगर मैं यहां से डिवाइड हटाऊं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बताओ ये रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि एल ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एल नीचे, एल ऊपर डेल्टा एल नीचे। आप ही बताओ, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। बताओ ये चीज आई, सेम चीज क्लियर है? तो इस तरह से जनरली हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो बच्चों ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो यहां से बनेंगे। आपको इसको देख लो ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, भाई देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे बने। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने ये वायर है, कोई वायर को हमने खींचा, इसको खींचने के लिए मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या लगाया? मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है ओके। तो फोर्स की वैल्यू मैंने दे दी आपको। फिर मैंने कहा इसके अंदर जो मैंने इसकी लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ थी 10 मीटर, मान लो इसकी कितनी थी 10 मीटर, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ मतलब एल की वैल्यू दे दी मैंने आपको 10 मीटर। फिर मैंने कहा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, या इसकी मैंने रेडियस दे दिया आपको, तो रेडियस दे दोगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लोगे आप, क्रॉस सेक्शन एरिया ये पाई आर स्क्वायर की मदद से। तो आप ए की वैल्यू भी निकाल लोगे। अगर मैं इसकी रेडियस दे दूं आपको, तो आप क्या निकालोगे? पाई आर स्क्वायर की मदद से आप क्या निकालोगे? ए निकाल लोगे। और मैंने कहा जब इसको मैंने खींचा तो ये ना 2 सेंटीमीटर खिंच गया, थोड़ा सा कितना खींचा? 2 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल की वैल्यू मिल गया आपको 2 सेंटीमीटर। भाई डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज हुआ, तो 2 सेंटीमीटर। देखो एफ भी मिल गया, एल भी मिल गया, ए भी मिल गया और डेल्टा एल भी। आप यहां से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से जनरली हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। 95% क्वेश्चंस यहीं से आते पेपर में, ध्यान रखना ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट इसका, यानी सेकंड टाइप सर किसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेकंड टाइप क्या है बच्चों? शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है ये शेयर मॉडुलस? शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है भाई? वो ये शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इसका रेशियो। भाई वहां पे वही चीज था, यहां भी यही चीज है, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का रेशियो।
G इक्वल टू, अब सर ये फॉर्मूला कैसे है? ये फॉर्मूला वैसे ही आया, ऐसे देखो यहां पर क्या है कि हमने मल्टीप्लाई में L अपॉन डेल्टा L, यहां पे क्या होगा L अपॉन डेल्टा X, क्योंकि यहां पर चेंज कितना हुआ डेल्टा X। तो आप बताओ FL इंटू में A डेल्टा X, FL इंटू में FL अपॉन में A डेल्टा X, खत्म। समझ आई बात बच्चों? इस तरह से जनरली हम लोग शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको कैसे सर? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। याद है मैंने एक डायग्राम बनाया था इस तरह से कि मैंने फॉर एग्जांपल एक कंटेनर मैंने किसी बॉडी को रख दिया है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पता है इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है हर तरफ से, हर डायरेक्शन से फोर्स, एक प्रेशर भी क्रिएट होता है इस फोर्स की वजह से। इस प्रेशर को हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। जब ऐसा प्रेशर लगेगा तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बच्चों, ये दब जाएगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो वहां से स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई थी? डेल्टा V अपॉन में V, ये आई थी ना। अच्छा, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स बाय एरिया, तो देखो फोर्स बाय एरिया, और अपॉन में डेल्टा V बाई V, तो देखो इसको मैंने रिसीवर, क्योंकि अपॉन में तो रिवर्स कर दो, ऐसे जैसे मैंने यहां करा था ना वैसे ही, तो डिवाइडेड में V बाई, तो V सबसे ऊपर चला जाएगा, डेल्टा V नीचे, तो FV अपॉन में डेल्टा V। कैसे? देखो आप भाई, देखो आप ऐसे कर लो, क्योंकि F अपॉन में A है, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा V अपॉन में V, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे V ऊपर चला जाएगा और डेल्टा V नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला मिल सकता है हम लोगों को। तो देखा आपने कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह के होते हैं। आपने क्या क्या देखा? हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। अब हम लोग थोड़ा सा पता है क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखते हैं आप, इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो हम देखेंगे, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ये कर्व कुछ ऐसा है कि ये वाला जो हमारा एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, उस पर दिखा रहा है स्ट्रेस को, और जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे दिखा रहा है स्ट्रेन को, ठीक है। और हमारा जो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन, वो कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रेट बिल्कुल कहां तक? ए तक जाएगा, यानी ओ ए, और ए से थोड़ा सा एक कर्व्ड हो जाएगा अब इस तरह से, थोड़ा कर्व्ड होके, और बी से कुछ इस तरह से डी तक जाएगा, और डी से फिर ई तक। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ओ से ए तक जो है यहां पे लिखा हुआ ए पॉइंट को लिखा गया है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब अभी आपने देखा है स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन, हुक्स लॉ को, जो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वो कहां तक लिमिटेड है, मतलब कहां तक एप्लीकेबल है, वो इस कर्व की वजह से आप देख सकते हो कि भाई ओ से लेकर के ए रीजन में, यानी ओ ए रीजन में स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो आप स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है सर, ओके। ए पे जाकर के क्या हो रहा है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब यहां तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट खत्म हो रही है। अब इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। अब ये यहां ए के बाद कैसा वाला केस आएगा पता है आपको? कैसा? जैसे स्प्रिंग है मेरे पास, मैंने क्या करा, स्प्रिंग को खींचा छोड़ दिया, अभी ये ओए रीजन में चल रहा है, और खींचा छोड़ दिया, फिर से अपने, यानी डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहा हूं मैं, डिफॉर्म हो रहा, फिर अपने शेप को रिगेन कर ले रहा है, तो छोड़ दिया। फिर अब मैंने एक बार और खींचा, अब इस बार क्या मैंने ज्यादा खींच दिया, ज्यादा खींचा तो क्या होगा कि अब ये थोड़ा सा जाएगा, तो अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश तो करेगा, पर जो मान लो ये स्प्रिंग इतना बड़ा था, ठीक है, यहां तक था, मैंने स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींच दिया है, तो ये अपने शेप को रिगेन तो करने की कोशिश करेगा, समझ रही बात, लेकिन क्या पूरी तरह से मैंने खींचा छोड़ दिया, अब ये स्प्रिंग यहां के रुक गया, यहां आके ऐसे ऐसे करते करते रुक गया। मतलब कि अभी इसका ओरिजिनल शेप ये था, लेकिन फिर भी खींचने के बाद यहां तक खींच दिया मैंने, छोड़ने के बाद यहां रुका नहीं, ये खींच के अपने मतलब डिफॉर्मेशन फोर्स हटाने के बाद अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश किया, लेकिन यहां जाके ये रुक चुका है। मतलब ये इसमें सर थोड़ा सा स्ट्रेन आ चुका है, कर्व मतलब थोड़ा सा नहीं खिंच चुका है सर, अब ये खिंचा गया काफी ज्यादा। तो सर क्या है ये अब कंडीशन, अब इसके बाद, अब मान लो यहां पर रुक गया, अब इसके बाद तुम खींचोगे तो अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि अब यहां पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा भी खींचोगे ना तो ज्यादा खींचा जाएगा। तो अगर थोड़ा सा स्ट्रेन देने पे ज्यादा, थोड़ा सा स्ट्रेस देने पे ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, इसका मतलब यहां पर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तुम्हारी बात क्लियर है? तो ए के बाद वो वाला रीजन आ जाएगा कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। मतलब अब अगर मैं खींचूंगा, स्ट्रेस जितना दूंगा उतना स्ट्रेन क्रिएट नहीं होगा, जब बल्कि थोड़ा सा स्ट्रेस देने पे ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, उसके अंदर खिंच ज्यादा जाएगा, वो खींचूंगा थोड़ा सा पर वो लेंथ उसका ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ए से बी रीजन में बच्चों जो हमारा वो है हुक्स लॉ है वो ओबे नहीं हो रहा, ध्यान रखना। ए से बी रीजन में हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारा ये वाला है स्ट्रेस, अभी जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये चीज ए से बी रीजन में नहीं होगा, ओ से ए रीजन में, सिर्फ किस रीजन में होगा? ओ ए रीजन में ऐसा है,
ठीक है भाई। अब बी पे चलते हैं सर। बी पे लिखा हुआ है इलास्टिक लिमिट, मतलब बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो खिंच तो जाएगा, यानी बी पॉइंट तक, यानी कि यहां पे इस ये पॉइंट ये दिखा रहा है कि यहां तक अब ये खिंच सकता है आराम से, ठीक है, खिंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी कि इलास्टिक लिमिट है, यहां तक वो अपना इलास्टिक नेचर शो करेगा, मतलब आप उसको खींचोगे वापस फिर अपने शेप में, या अपने शेप नहीं तो कम से कम अपने शेप से थोड़ा पहले, जैसे मान लो स्प्रिंग था हमारा, स्प्रिंग को हमने खींचा था, ऐसे खींचा, देखो ऐसे खींचा, बहुत खींच दिया मैंने, यहां लाके छोड़ा, अब ये क्या करेगा, अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा, अब ये थोड़ा जाकर रुक जाएगा, ठीक है। ये कब तक था, ये बी तक था सर, ठीक है, यहां तक, क्या तक था, बी तक। मतलब बी पॉइंट के बाद पता है क्या होने वाला, बी पॉइंट के बाद ये होने वाला कि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा खींच दूंगा तो भाई साहब अब ये अपने शेप में क्या, अब ये थोड़ा सा भी अंदर की तरफ नहीं आएगा, अब ये परमानेंटली क्या हो चुका है, अब ये परमानेंटली क्या हो चुका है, अपने शेप को चेंज कर चुका है भाई। अगर आपने बहुत ज्यादा खींच दिया किसी स्प्रिंग को तो वो स्प्रिंग परमानेंटली अपने शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर मैंने थोड़ा सा यानी सी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहां पर सी पॉइंट पे मैं थोड़ा स्ट्रेस लगाता हूं, देखो स्ट्रेस लगाऊंगा मतलब मैंने बॉडी को क्या करा, स्प्रिंग को मैंने क्या करा, खींच दिया, ऐसे खींच दिया। अब बताओ मैं इसको अगर छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, हल्का सा स्ट्रेन, इसके इतना स्ट्रेन अभी आ गया है, लेकिन अब जब इसको छोड़ूंगा तो ये हल्का सा स्ट्रेन को शिफ्ट करेगा, मतलब ये यही नहीं रुकेगा, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा स्ट्रेन को शिफ्ट करेगा और यहां आकर रुक जाएगा। ये अपने शेप को ये चेंज कर चुका है। स्ट्रेस मैंने इतना दिया था लेकिन इसके अंदर स्ट्रेन जो था वो इतना नहीं रहा, अब थोड़ा सा जाके शिफ्ट हो गया, स्ट्रेन थोड़ा कम हुआ है। तो भाई साहब एक बात बताओ, स्ट्रेस मैंने इतना दिया तो स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन है, ये जो वैल्यू है स्ट्रेन, वो थोड़ा मतलब ऐसे नहीं होगा ये चीज, मैं इसको ऐसे मिला तो ये गलत हो जाएगा, पता है क्या इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों, इसका ये मीनिंग हुआ कि जितना स्ट्रेस दिया उतना ही स्ट्रेन हो गया, जितना स्ट्रेस दिया मैंने उतना ही क्या हो गया, उतने ही के बराबर स्ट्रेन हो गया। तो ये कहना गलत होगा क्योंकि हमने जब इसको खींचा, हमने जब स्प्रिंग को ऐसे खींचा तो यहां तक अगर मैं खींचूंगा छोड़ूंगा तो हल्का सा शिफ्ट होगा भाई। अब रॉड है ना, दो रॉड, आप दो रॉड को ऐसे मोड़ो, रॉड को मोड़ते 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 यहां तक लाओ, फिर उसको छोड़ दो, रॉड यहीं नहीं रुकेगा, हल्का सा वो ऐसा हो जाएगा, और मोड़ना और मोड़ो, फिर छोड़ोगे फिर हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। मतलब एक रॉड है, ऐसा कुछ ऐसा रॉड है, मान लो ये रॉड है, इसको आप टेढ़ा कर रहे हो, इसको आप टेढ़ा कर रहे हो मान लो, तो ये टेढ़ा ऐसा होगा, देखो ऐसे, पता है ऐसे यहां तक मोड़ोगे, लेकिन जब छोड़ोगे तो ये थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा सा यहां आ जाएगा, फिर ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, पता है आपको। तो इस तरह से ये हल्का सा अपने स्ट्रेन को हल्का सा कम करेगा, मतलब कुछ इस तरह से कर्व जो आएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों, देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा सर। ये मतलब अब ये स्ट्रेन जो इसके अंदर आया, ये स्ट्रेन, ये परमानेंट स्ट्रेन है, इसको हम लोग पता है, इसलिए इस रीजन को कहा जाता है परमानेंट प्लास्टिक रीजन। परमानेंट प्लास्टिक रीजन क्या कहेंगे इस वाले रीजन को, परमानेंट प्लास्टिक रीजन। क्लियर बच्चों, चलो ठीक है। अब सर बी, पूरे बी से लेकर के डी तक के रीजन में परमानेंट प्लास्टिक रीजन होगा, मतलब प्लास्टिक रीजन कहलाएगा। आप ये अपने शेप को कब कुछ भी कर लो, अपने शेप को रिगेन करने वाला नहीं है। तो बी डी रीजन क्या है, प्लास्टिक रीजन है। डी पे हमने लिखा है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, आप बताओ स्ट्रेस की सबसे, पूरे कर्व पे स्ट्रेस की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर है, ए पर है, बी पर है, सी पर है, डी पर है, ई पर है, कहां पर है सर, डी पर है। डी पर सबसे, देखो ना आप, डी पर स्ट्रेस की सबसे बड़ी वैल्यू है सर, स्ट्रेस की डी पर सबसे बड़ी वैल्यू है। मतलब क्या कि अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस मैंने लगाया, इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाया तो बॉडी टूट जाएगी, ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। तो डी पर जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस है सर। अगर मैं इससे ज्यादा, इससे बियॉन्ड स्ट्रेस लगा देता हूं तो ऑब्जेक्ट टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है, चलो सर। अब सर डी के बाद क्या हो रहा है, डी के बाद ये कि मान लो मैंने स्प्रिंग को बहुत ज्यादा, मतलब एक वायर है मेरे पास मान लो, तो वायर को हमने बहुत ज्यादा खींच दिया। एक वायर मान लो टंगा हुआ है नीचे, ऊपर है किसी पर, तो किसी सपोर्ट से बंधा हुआ है, मैंने उसको खींचा 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 खींचते खींचते यहां तक ले आया, यहां तक ले आया, अपने शेप को चेंज कर चुका है वो, क्योंकि अब वो वापस अपने शेप पे जाएगा नहीं। ठीक है, यहां तक आ गया, ठीक है सर, ओके। बहुत थिन भी हो जाएगा, आपको पता है बहुत थिन हो जाएगा वायर जब खींचाएगा। जब आप किसी चीज को खींचते हो तो उसकी थिकनेस कम होती नहीं होती, बताओ आप, तो बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो सर ठीक है, ओके। अगर मैं और खींच लूं तो, अगर मैं और खींचूं और स्ट्रेस ज्यादा लगाऊं, अगर मैं उससे ज्यादा, जितना स्ट्रेस लगा के मैंने इसको खींचा था, अगर मैं उससे ज्यादा स्ट्रेस लगा दूंगा तो तार टूट जाएगा। समझ रहे बात, तार क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब वो यहां तक आ चुका है, अब वो यहां तक डिफॉर्म हो चुका है, अपने शेप को चेंज कर चुका है वो। ठीक है, पहले उतना बड़ा था, अब वो खींच के इतना बड़ा हो गया सर। ठीक है, ओके। अगर मैं और थोड़ा सा, अब उतना स्ट्रेस मत लगा देना, जितना स्ट्रेस लगा के आपने इसको खींचा था, अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस अब आपने लगा दिया तो वो वायर टूट जाएगी। अब हल्का सा स्ट्रेस, देखो हल्का सा स्ट्रेस लगाओगे ज्यादा स्ट्रेन, हल्का सा स्ट्रेस लगाओ तो ज्यादा खींच जाएगा, हल्का सा खींचोगे और खींच जाएगा आराम से। अब आपको ज्यादा स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हल्का सा स्ट्रेस देने पे ज्यादा स्ट्रेन। देखो ना आप, ये कर्व ऐसा फ्लैट क्यों हो गया है, क्योंकि स्ट्रेस कम लग रहा है और स्ट्रेन ज्यादा हो। देखो स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है पर स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों। समझ आ रही बात, क्लियर है। मतलब डी से ई रीजन में बच्चों उस
वायर की हालत ऐसी हो जाएगी, मतलब एक्स में ऐसा हालत, इसको नहीं कहते हम लोग हालत पतली हो जाना, वैसा कि उसको मैं थोड़ा सा खींच रहा हूं तो वो अपने आप खींचता हुआ चला जाता है, मतलब एक लिक्विड की तरह फ्लो करना शुरू कर देगा बच्चों, वो लिक्विड की तरह। मान लो हमने इसको एक बार थोड़ा सा खींचा, फिर छोड़ दिया, अपने आप लगेगा जैसे नीचे जा रहा वो, क्योंकि जो मॉलिक्यूल के बीच में आपने इतना ज्यादा फोर्स कम कर दिया है, इतना मॉलिक्यूल को दूर कर दिया है कि अब वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ ही नहीं पा रहा है, मतलब उसमें फोर्स ज्यादा जनरेट, रिस्टोरिंग फोर्स बहुत कम हो चुका है उनके मॉलिक्यूल के बीच में। आप थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहे हो, वो नीचे है ना, गिरता हुआ चला जा रहा है, वो फ्लो होता हुआ चला जा रहा है, और फाइनली ई तक आते आते वो वायर क्या होता है, अपने आप फ्लो होते होते टूट जाता है। इसलिए बच्चों डीई रीजन जो है वो फ्लोइंग रीजन है, लिक्विड की तरह फ्लो करता है। समझ आ रही बात, क्लियर है? ये थिनिंग पॉइंट। अच्छा पता है आपको एक चीज, ये जो बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब इसके बाद इलास्टिक नेचर खो देगा वो बॉडी, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या कर देगा, खो देगा, इसलिए इसको हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, यील्डिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों इस तरह से? तो ये पूरा कर्व, अब जरा मैं इसको थोड़ा सा ना कंक्लूजन दे देता हूं। कंक्लूजन क्या है, हमने क्या सीखा कर्व से? देखो हमने ओए रीजन, हमने लिखा ओए रीजन में हुक्स लॉ रीजन। भाई हुक्स लॉ रीजन मैंने अपने मर्जी से लिखा है, क्योंकि आप समझ लो कि ओए रीजन में हुक्स लॉ ओबे कर रहा है ये कर्व, ठीक है, ओबे कर रहा है। ओबी रीजन में सर क्या, ओ से लेकर के बी तक के रीजन में क्या, तो ओ से लेकर के बी तक के रीजन में इलास्टिक रीजन, यहां से यहां तक बॉडी खिंच रही है, इलास्टिक नेचर को अभी खोया नहीं है इसने, मतलब अभी इसके अंदर इलास्टिक रीजन, इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी। बी से डी रीजन में सर, बी से डी रीजन में क्या है, तो बी से डी रीजन में प्लास्टिक रीजन है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है। उसके बाद डी से ई रीजन में सर, डी से ई रीजन में, डी से मैंने लिखा फ्लोइंग रीजन। फ्लोइंग रीजन मतलब लिक्विड की तरह फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, अभी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारा लार्ज प्लास्टिक रीजन। अगर मान लो यहां तक तो चलो अलग, ये तो ग्राफ से रिलेटेड नॉलेज था, मतलब ये कर्व से रिलेटेड नॉलेज था। अब इसके बाद थोड़ी सी मैं डिफरेंट नॉलेज बता रहा हूं, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो कि कोई बॉडी, देखो ये जो कर्व है ना बच्चों, ये किसी मटेरियल का कर्व नहीं है, मतलब मैं नहीं कह सकते रबर का कर्व है, या ये किसी चीज का कर्व है, या किसी स्टील का कर्व है, या मेटल का कर्व है, ठीक है। ये एक नॉर्मल, एक जनरल कर्व है, ये किसी मटेरियल का कर्व नहीं है। अब मैं बोलूं कि ये एक ऐसा कर्व, मान लो एक ऐसा कर्व मैं बना के दो जिसमें देखो बी और डी के बीच में काफी गैप है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा प्लास्टिक रीजन है उसका, मतलब कि वो बहुत देर तक टूटता नहीं है। ये तो मतलब वो इसका भाई बहुत बड़ा प्लास्टिक रीजन का क्या मतलब, कि वो खींचा जा रहा, वो टूट ही नहीं रहा, इसको कहते हैं बहुत बड़ा प्लास्टिक रीजन है, उसमें बी और डी के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। तो जिसमें प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होगा बच्चों, जनरली वो डक्टाइल होता है, यानी टेंसाइल ऑब्जेक्ट होता है। डक्टाइल पता है ना आपको, पढ़ा है, गोल्ड ज्यादा डक्टाइल होता है क्योंकि उसकी वायर बनाई जा सकती है बहुत लंबी, तो वो डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। तो देखना कर्व बना के आपको मान लो दे वो, और आपसे बोलेगा अच्छा बताइए कि इस कर्व को देख करके कि बताइए ये ऑब्जेक्ट जो है, जिस ऑब्जेक्ट का ये कर्व है, ये ऑब्जेक्ट डक्टाइल है कि ब्रिटल है, तो आप देख के देखना कि प्लास्टिक रीजन बड़ा है अगर, तो बोल देंगे डक्टाइल है, और अगर प्लास्टिक रीजन छोटा है, मान लो ये डी जो है वो बहुत क्लोज है बी के, बहुत क्लोज, प्लास्टिक रीजन काफी छोटा है, मतलब थोड़ा सा खींचा, थोड़ा और खींच दिया तो टूट जाएगा वो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं जनरली। अच्छा इसका डक्टाइल का एग्जांपल क्या है, स्टील है, गोल्ड है, बहुत सारे एग्जांपल है, गोल्ड भी है, एयू गोल्ड भी है, ठीक है। स्मॉल, जिसका प्लास्टिक रीजन स्मॉल है सर, वो क्या होता है, वो होता है ब्रिटल ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, ब्रिटल ऑब्जेक्ट। जैसे ग्रेफाइट, आपने पेंसिल के अंदर देखा हो ग्रेफाइट क्या होता है, उसमें थोड़ा सा उसको ना स्ट्रेस डिफॉर्म करो, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन फोर्स, टूट जाएगा वो। तो क्या होता है, ये ब्रिटल ऑब्जेक्ट होता है जनरली, जिसका प्लास्टिक रीजन क्या होता है, काफी छोटा होता है प्लास्टिक रीजन, ठीक है। उसके बाद जिसमें कोई प्लास्टिक रीजन हो ही नहीं, सिर्फ डी बिल्कुल बी के क्लोज हो, इतना क्लोज कि बिल्कुल टच हो बिल्कुल आपस में, यानी कि डी बिल्कुल यहां पर आ जाए, यहां आ जाए बिल्कुल डी, तो भाई उसके तो अंदर प्लास्टिक रीजन है ही नहीं सर, उस मटेरियल में प्लास्टिक रीजन तो है ही नहीं। जब प्लास्टिक रीजन नहीं है, इसका मतलब है कि उसके अंदर पूरा का पूरा इलास्टिक ही रीजन है, मतलब प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, तो उसके अंदर फिर क्या है, तो सर इलास्टिक रीजन है पूरा, उसके अंदर पूरा इलास्टिक रीजन है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, इलास्टोमर बोलते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है रबर। क्या एग्जांपल है बच्चों, रबर, ठीक है। रबर जो है, आप उसको देखो, आप खींचो, मैक्सिमम भी खींच दो ना, तब भी छोड़ोगे अपने शेप में आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उससे ज्यादा और खींच दोगे तो वो टूट जाएगा, मतलब वो अपने शेप को डिफॉर्म नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, परमानेंटली चेंज नहीं करेगा रबर अपने। तो रबर को जितना खींचोगे फिर छोड़ दो, फिर अपने शेप में वापस आ जाएगा, उसका कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता। समझ आ रही बात, क्लियर है? तो इस तरह से जनरली हम लोग इसके कर्व को देख सकते हैं। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, और जिसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो पेपर में पूछे जाएंगे, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत ज्यादा बच्चों। अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो।
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका चैनल है, ठीक है। इस पे बहुत सारी वीडियो, अभी ये सीरीज चलता रहेगा और टर्म 2 एग्जाम जब तक आपका नहीं होगा, सीबीएसई का है और भी बोर्ड्स का, तब तक मैं इस पे वीडियोस डालता रहूंगा। हर क्लास, हर चैप्टर्स की वीडियो डालूंगा, फिजिक्स की, खास करके फिजिक्स की, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा इस तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सॉलिड का ये हमारा जो चौथा लेक्चर है, 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या बात किया था? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में, और उससे पहले हमने बात किया था स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, हमने सबके बारे में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स हो गए। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियोस को देखना चाह रहे हो तो आप कमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग स्वागत करते हैं आपका, हम आपके अपने ही ब्यूटीफुल सा हैंडसम सा चैनल गो टू साइंस में। और आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि मैंने इस वायर को स्ट्रेच किया, खींच दिया। तो जब किसी वायर को हम खींचते हैं बच्चों, याद करो स्प्रिंग का केस, जब आप स्प्रिंग को खींचते थे तो स्प्रिंग में क्या होता था, एक एनर्जी स्टोर हो जाती थी जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कहते थे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से जब हम किसी वायर को ऊपर से बच्चों खींच देते हैं तो वायर, स्ट्रेच्ड वायर में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी एनर्जी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों। वैसे तो उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, यानी 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम, बट हम इसी को आज डिराइव करेंगे। कैसे सर ये फॉर्मूला आ गया? चलिए, उसके लिए हमने क्या करा है, एक छोटा सा वायर लिया है जिसकी लेंथ है L, ठीक है। आप बीच वाले वायर को मत देखिएगा, ठीक है। हमने एक छोटा सा वायर लिया जिसकी लेंथ है L, इस वायर को हमने खींच रखा है डेल्टा L। कितना खींचा हमने? डेल्टा L। इतना चेंज लाना है इस वायर को। जब मैं इतना खींच लूंगा बच्चों तो इसके अंदर जाहिरी सी बात है कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब हमने क्या करा इसी चीज को डिराइव करने के लिए, देखो मैं ये वायर था और खींचना डेल्टा L है, ध्यान रखिएगा, इतना खींचना है मैक्सिमम, ठीक है। चलिए, उसके लिए हमने वायर को बीच में क्या करा इस वाले केस में कि हमने वायर को पहले थोड़ा सा खींचा। थोड़ा थोड़ा क्यों खींचेंगे सर? हल्का हल्का खींचना है, ज्यादा सडन नहीं खींचना है, क्योंकि अगर सडन खींचेंगे तो जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा ये वायर है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसका इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, मतलब ये मोशन में भी ना आए, तो इसको धीरे 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 ग्रेजुअली खींचना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने क्या करा, हमने सडनली डेल्टा L नहीं खींचा, हमने पहले इसको थोड़ा सा खींचा x, ठीक है भाई, ओके सर। हमने थोड़ा x खींचा, x खींचने पर हम अगर चाहे तो यहां पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लिख सकते हैं। यंग्स मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, FL, ठीक है, FL अपॉन में A डेल्टा L। याद करो A डेल्टा L होता था, कितना खींचा वहां डेल्टा L खींचते थे, यहां कितना खींचा x, तो FL अपॉन में AX की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लिख सकता हूं। यस और नो बताओ आप लोग। FL अपॉन A डेल्टा L होता था, डेल्टा L कितना यहां पर x है, क्योंकि हमने x खींचा अभी, तो हमने यहां पर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब आप बताओ यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, आप ही बताओ यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से। तो यहां से अगर F की बात की जाए तो यह है सर गामा AX, L को नीचे ले आए तो गामा AX अपॉन में L। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हमने यहां पर कैपिटल ले लिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम कैपिटल L ही लेके चलेंगे, ठीक है, कैपिटल L। सर गामा AX अपॉन में L आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ बच्चों, याद करो आप लोग वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ते थे तो वर्क एनर्जी पावर में F अगर X के टर्म में लिखा होता था तो उसको हम लोग कहते थे, कौन सा F कहते तो फोर्स कहते, तो उसको हम लोग वेरिएबल फोर्स कहते थे। और कभी भी वेरिएबल फोर्स के लिए जब काम किया जाता था तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते थे। वेरिएबल फोर्स के लिए काम कैसे करते थे, इंटीग्रेशन का। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब आप बताओ इसी फोर्स को लगा के, जब ये फोर्स मैं लगाता हूं, मतलब इसी तरह का, तो जब मैंने फोर्स लगाया और थोड़ा सा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लिया, मैंने थोड़ा और डिस्प्लेस किया, और वो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया dx। कितना लिया? dx। मैंने इसको धीरे धीरे खींचा, खींचते मैंने dx खींचा, थोड़ा सा dx खींचा। कौन सा फोर्स लगा के? ये फोर्स लगा के। जब dx खींचूंगा तो फोर्स तो F है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया? dx। तो सर यहां वर्क होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा खींचा है, थोड़ा सा F लगा के, तो भाई साहब यहां पर जो वर्क होगा ये भी क्या होगा, छोटा सा वर्क होगा। और छोटे वर्क को हम लोग dw लिखते हैं, ठीक है। वर्क बराबर क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। आप ही बताओ डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हुआ है, dx हुआ है। भाई लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, वी कैन राइट ना कि F इंटू में dx, वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। जब हमें वर्क टोटल निकालना पड़ता है,
वर्क अगर हमें टोटल निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं सर। बहुत अच्छी बात है सर। सर वर्क को इंटीग्रेट, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा बराबर एफ की वैल्यू कितनी है सर, ये है एफ की वैल्यू कितनी है, गामा ए एक्स अपॉन में एल। सर यहां पर एक प्रॉब्लम है क्या कि सर ये एक्स जो है ये कहां से कहां तक वेरी हो रही है, ये तो बताओ दो सर, कहां से कहां तक, तो आप ही बताओ। अभी वायर यहां पर थी नॉर्मल कंडीशन में, तो यहां पर अभी कितना खींचा था आपने इसको, कुछ नहीं सर, जीरो। तो जीरो से मैक्सिमम कहां तक खींच दिया आपने इसको, डेल्टा एल तक। तो जीरो से डेल्टा एल तक, मतलब जीरो से कहां तक खींचा आपने इसको, डेल्टा एल तक मैक्सिमम खींच दिया है। तो इसीलिए लिमिट जो बच्चों लेंगे वो लेंगे जीरो से डेल्टा एल, जीरो से डेल्टा एल। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और कुछ सर, ठीक है, देखते हैं इसको इंटीग्रेट करके। W यानी वर्क बराबर क्या होगा बच्चों बताना, गामा, जो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ठीक। अच्छा dx तो छोड़ ही गए, ये f की वैल्यू है और dx की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे dx, ठीक है सर, ओके। जो कांस्टेंट बाहर निकालो, गामा कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, a कांस्टेंट है सर, तो a को भी बाहर निकाल लेते, नीचे l कांस्टेंट है सर, l को भी बाहर निकाल लो, अंदर हमें क्या बचा, x बचा, तो x dx हो गए, क्या हो गया, x dx, इंटीग्रेशन जीरो से डेल्टा l, क्लियर है सर। वर्क बराबर फिर से गामा ए अपॉन में एल, ठीक है, गामा ए अपॉन में एल, एक्स डीएक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लिमिट जीरो से डेल्टा एल, जीरो से डेल्टा एल, ठीक है सर, ओके। अब आप बताओ मुझे यहां से गामा बराबर, सॉरी डब्ल्यू बराबर, तो यहां से वर्क बराबर हो जाएगा बच्चों गामा ए अपॉन में एल, डेल्टा एल और अपॉन में 2, तो यहां हो जाएगा सर डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा सर, ठीक है। हमने अपर लिमिट रख दिया, लोअर लिमिट रखने की जरूरत, जीरो है सर, लोअर लिमिट वैसे भी जीरो आएगी, आ गया सर। अब मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चों, अपने मर्जी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी एल से और नीचे मल्टीप्लाई भी एल से, डिवाइड भी एल से, कोई फर्क पड़ेगा क्या, एल बाई एल से हमने, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग पता है बच्चों, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक नया सा फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है। फॉर्मूले के लिए हम लोग कुछ सोचते हैं, पता है क्यों, क्योंकि देखो यहां पर एरिया दिख रहा है, अगर मैं एक एल ऊपर मिल जाता मुझे, तो एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो अच्छा सर, एक जो फॉर्मूला जो प्रूफ करना है हम लोगों को, वो एक्चुअली ये है, ये प्रूफ करना है, हाफ इंटू में स्ट्रेस, देखना ध्यान से, इंटू में स्ट्रेन, इंटू में स्ट्रेन, इंटू में वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम तो लाना है सर हम लोगों को, ये प्रूफ करना है, ये वॉल्यूम तो सर लाना है हम लोगों को। तो वॉल्यूम तो सर ऐसे आ जाएगा, एरिया इंटू, ऊपर कोई लेंथ ही नहीं दिख रहा सर, तो ऊपर में ये वाला लेंथ सर, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर डिवाइड भी करना पड़ा, ठीक है सर, ओके। अब बताओ नीचे ये वाला एल मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इस एल स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, इस 2 को हटा के यहां रिप्लेस कर दूंगा, 2 को कहीं और रख दूंगा, ठीक है सर, ओके। यहां पर करते हैं थोड़ा सा इस डेरिवेशन को, यहां पर W बराबर, ठीक है सर, गामा इंटू में ए इंटू में एल, ए और ये वाला एल साथ में ले लिया, ठीक है, डेल्टा एल स्क्वायर और नीचे एल इंटू एल स्क्वायर, तो इसको एक साथ कर लेते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बताओ, डेल्टा एल का भी होल स्क्वायर है और एल इंटू एल का भी स्क्वायर है, तो डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर, ठीक है सर। और क्या बचा, और कुछ बचा नहीं, और क्या बचा, अपॉन में 1/2 बच गया, 1/2, ये 2 बाहर निकलेगा, 1/2, और कुछ बचा नहीं सर, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को मिला के देखो, W बराबर गामा को गामा रहने दो, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, इंटू डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, याद करो स्ट्रेन, यस स्ट्रेन, तो सर ये आ गया स्ट्रेन का होल स्क्वायर, और इन सब का क्या आ गया 2 सर, इन सब का 2, देखो नीचे में 2 भी तो था, 1/2, इन सब का 2, तो मैं इस 1/2 को ना इधर लिख देता हूं, 1/2 को इधर लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा सर, गामा इंटू में वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम को मैं बाद में लिखूंगा, क्या करता हूं मैं, गामा के साथ एक पॉलिटिक्स खेलते हैं, गामा को लिखने तो गामा ऐसे लिख दो, स्ट्रेन का स्क्वायर है ना, मैं एक स्ट्रेन इसमें से निकाल के यहां लिख दो गामा के साथ स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा इंटू में सर क्या, इंटू में फिर वॉल्यूम, और इंटू में क्या सर, एक स्ट्रेन बच गया था तो एक स्ट्रेन और लिख दिया हमने यहां पर, ठीक है। 1/2 इंटू गामा इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इंटू में स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन था, मैंने एक स्ट्रेन को इसके साथ। आप बताओ गामा इंटू स्ट्रेन क्या होता है, गामा क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो आप बताओ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ऐसे देख लो यहां पर कि अगर मैं यहां लिखता हूं, सॉरी यहां लिखता हूं स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन बराबर में गामा, तो आप बताओ गामा इंटू स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस, गामा इंटू स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस। तो सर गामा इंटू स्ट्रेन की वैल्यू में स्ट्रेस लिख सकते हैं, ठीक है सर। W बराबर 1/2, गामा इंटू स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू में फिर ये क्या है स्ट्रेन, तो सर स्ट्रेन इंटू में क्या है सर वॉल्यूम,
प्रूफ हो चुका हमारा। लेकिन ये तो सर वर्क है, हमें तो एनर्जी लाना था। तो वर्क जब हम करते हैं यहां पर बच्चों, तो वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, और वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए लिखते हैं U बराबर 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। ये हमारा था एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक और रह गए इस चैप्टर में, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, और अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके तब जाना, ताकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसका जनरली ये सेकंड लास्ट समझ लो लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 2 टॉपिक का। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मल स्ट्रेस और पॉइजन रेशियो। वैसे देखा जाए तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कुछ है ना मिसलेनियस नॉलेज दूंगा वो इस चैप्टर का, कि कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने यूज किए हैं ना, ठीक है। तो एक तरह से कंक्लूजन वीडियो होगा हमारा, ठीक है। आज जो हम लोग बात करेंगे बच्चों वो है थर्मल स्ट्रेस और पॉइजन रेशियो के बारे में, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जबकि है बहुत छोटा टॉपिक पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वीडियो काफी छोटा होने वाला है, तो पूरा कंप्लीट देख करके ही, एक सिटिंग में ही आप पूरी वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, पहले तो आप सबका स्वागत है गो टू साइंस में, है ना। वेलकम टू गो टू साइंस, आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल, ठीक है। हम लोग बात करेंगे थर्मल स्ट्रेस का। थर्मल स्ट्रेस बच्चों एक्चुअली देखो नाम में ही क्लियर है कि थर्म मतलब क्या होता है बच्चों, हीट, ठीक है। स्ट्रेस आप सब पहले से जानते हो, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा स्ट्रेस जो हीट की वजह से जनरेट हो, ठीक है, उसको हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द हीट या टेम्परेचर बोल दो, हम इसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। अब आप देखो मैंने क्या करा, एक रॉड लिया है, ठीक है। एक रॉड को हमने दोनों सपोर्ट के बीच में है ना बांध दिया है, समझ लो एक रॉड है, ये रॉड है, तो हमने क्या करा, इधर से भी इसको दबा दिया और इधर से भी इसको हमने सपोर्ट दे दिया। और क्या किया हमने, इसको हमने गर्म करना शुरू किया, मतलब इस रॉड को हीट करना शुरू किया। बच्चों जब इस रॉड को हीट किया जाएगा ना, तो अब आप ही बताओ कि आप सब जानते हो कि कोई भी मेटल रॉड, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल, अगर आप उसको हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स है ना वो एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब उसको हम हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल भी एक्सपैंड करेंगे, और इस एक्सपेंशन की वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रेस फील होगा, एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो भाई साहब ये चाहेंगे कि किस तरह से ये वाला या फिर ये वाला सपोर्ट टूटे कहीं से और मैं बाहर की तरफ, है ना, ये स्प्रेड हो, फैलने की कोशिश करेगा, ये है ना खींचने की कोशिश करेगा, इसके अंदर स्ट्रेन लाने की कोशिश करेगा, स्ट्रेस। क्लियर है बच्चों? लेकिन ध्यान दो, दोनों तरफ हमने बांध के रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कितना भी गर्म कर देंगे तो ये जो हमारा सपोर्ट है वो इस रॉड को बढ़ने नहीं देगा, इसके अंदर स्ट्रेन आने नहीं देगा। पर लेट्स सपोज कि हमने एक सपोर्ट यहां से हटा दिया। क्या हमने माना कि मान लो हमने इन दोनों सपोर्ट में से एक सपोर्ट को हटाया, देखो इधर से हटाया, तो जैसे ही हटाया आप देखो इसके अंदर कितनी एक्सचेंज आ गई है, एल लेंथ में से डेल्टा एल की चेंजिंग आ गई है सर। मतलब ये बच्चों इसमें स्ट्रेन आ चुका है। अब हम लोग यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि व्हाट इज द डेल्टा एल सर एग्जैक्टली। तो बच्चों यहां पर एक टर्म यूज होता है, बहुत ही ज्यादा फेमस टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, अल्फा। व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बच्चों इट इज द, एक्चुअली इसका नाम है, इसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर कि चेंज इन लेंथ, किसमें, रॉड में, चेंज इन लेंथ इन दी रॉड, है ना, इन यूनिट या इन राइज ऑफ यूनिट टेम्परेचर इन यूनिट लेंथ। लेकिन इसको इस तरीके से लिखने से अच्छा, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, चेंज इन लेंथ इन राइजिंग द यूनिट टेम्परेचर इन यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर वायर या रॉड की लेंथ के वायर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें डेल्टा एल का चेंज आता है। इसको कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, देखो ध्यान सुन लेना, चेंज इन लेंथ इन राइजिंग इन यूनिट टेम्परेचर, राइजिंग द यूनिट टेम्परेचर इन यूनिट लेंथ, यानी कि एल लेंथ में कितना चेंज आया, डेल्टा एल का चेंज आया। तो क्या बच्चों इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी इनटू में एल, क्योंकि ये एल बच्चों क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप खुद देखो ना, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई एल,
इसका मतलब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, एल कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा को लिखा जा सकता है डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी इंटू में एल। अब आप मुझे यहां से बताओ कि डेल्टा एल की वैल्यू यहां से कितनी होगी। तो बच्चों डेल्टा एल की जो वैल्यू होगी यहां से वो होगी डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, यानी कि एल अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, एल अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चों अब ये बताओ कि ये जो अब रॉड है, इस रॉड की ट्रू लेंथ कितनी हुई, एक्चुअल लेंथ बताओ। अब इसकी एक्चुअल मतलब ट्रू लेंथ बताओ, अब यानी एक्सपैंड होने के बाद। तो बच्चों क्या इसकी हम एक्चुअल लेंथ लिख सकते हैं, जो इसकी अपेरेंट या एक्चुअल लेंथ या फाइनल लेंथ में इसको अगर मैं बोलूं कि फाइनल लेंथ जो सर इस रॉड की होगी वो क्या होगी सर, एल, यानी कि पहले तो एल था, अब इसमें कितना चेंज आ गया, एल क्या आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, या फिर एल कॉमन ले लो, 1 प्लस है ना क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। बच्चों ये इतने का क्या आएगा इसके अंदर, यानी ये ट्रू इसका जो लेंथ हो जाएगा बच्चों, ये ट्रू लेंथ कितना हो जाएगा, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर एल क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड, अल्फा क्या है, थर्मल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी क्या है बच्चों, ये राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज करने पर इसके अंदर ये चेंज आया है। ठीक है, तो आपको आई होप कि थर्मल स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स यहां से आते हैं, जिसको आप यूं चुटकी में ना मिनटों में कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बता दूंगा जो आप लोग बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इसको समझना जरूरी था थर्मल स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पर देखते हैं सर व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। बच्चों पॉइजन्स रेशियो कई बार सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे बच्चों कि देखो it is the ratio, yeah, it is defined as the ratio of lateral stress, क्या है, lateral stress या lateral strain बोल दो सबसे बेटर, क्या बोलेंगे, it is defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain। फिर से बोल रहा हूं, it is defined as the lateral strain, रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब सर सिग्मा जो है हमारा, सिग्मा ये एक्चुअली लैटरल स्ट्रेन, देखना ध्यान से, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है सर। अब आप ये बताओ ये लैटरल स्ट्रेन क्या है सर, इससे पहले तो नहीं देखा था लैटरल स्ट्रेन, आपने बताया भी नहीं था। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मान लो जो ब्लैक वाला जो रॉड है ना, एक सिलेंडर टाइप दिख रहा है, मान लो ये रॉड है सर, ये पुराना रॉड था, कोई रॉड था जिसको हमने क्या किया, मतलब इसको खींच करके, इसमें स्ट्रेस ला करके हमने इसको खींच दिया, इसमें स्ट्रेन ले आया मैं। जब मैं इसमें स्ट्रेन लाया तो आप ही बताओ, इस मार्कर को अगर जबरदस्ती आप इसको खींच करके या हीट करके, जैसे भी खींच करके आप इसको खींचोगे, ज्यादा लंबा करोगे, तो भाई साहब ये बताओ जब लेंथ इसका इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा पतला भी होगा। आप क्या करना, गुंधा हुआ आटा होता है ना, तो जब गुंधा हुआ आटा हो उसको आप ले लेना और उसको क्या करना, पहले इतना बड़ा सा सिलेंडर बना लेना। जब वो सिलेंडर बन जाए फिर उसको क्या करना, और खींचना। जब खींचोगे ना बच्चों तो देखना उसमें कि वो पतली तो होती, पतली भी हो रही है, मतलब उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी कम हो रही है, मतलब उसकी थिकनेस कम हो रही है और उसका लेंथ ज्यादा हो रहा है, मतलब लेंथ खींच रहा है और क्रॉस से वो पतली होती जा रही है। तो भाई साहब जब किसी रॉड को हम खींचेंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेन आएगा उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा और उसकी लेंथ भी चेंज होगी। तो मान लेते हैं पहले क्रॉस सेक्शन एरिया में रेडियस कितनी थी, आर थी, अब जो है इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, स्मॉल आर है। क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, खैर अब इसकी लेंथ पहले एल थी, अब इसमें कितना चेंज आ गया, तो इसमें डेल्टा एल का क्या आ गया, चेंज आ गया बच्चों। लेकिन एक बात हो, एल में तो डेल्टा एल का चेंज आया, रेडियस में कितने का चेंज आया, तो स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, पर चेंज कितने, तो बच्चों ये इतने का तो चेंज आया, देखना ये चेंज आया ना इतना, दिस इज चेंज इन रेडियस। तो इस चेंज इन रेडियस को बच्चों हम लोग बोलते हैं डेल्टा आर। क्या बोलते हैं, डेल्टा आर, चेंज इन रेडियस। ठीक है, तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैटरल स्ट्रेन, क्या लैटरल मतलब ये, इसमें कितना चेंज आया, तो इसमें आया डेल्टा आर, कितने में से, आर में से। तो ये लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन में आर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा सर ऊपर नीचे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल अपॉन में एल। इसको सही तरीके से लिख सकते हो आप, सिग्मा इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर। अब एल सबसे कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप खुद देखो ना, ये डिवाइड है, ये क्या है हमारा डिवाइड है, तो जैसे यहां डिवाइड रखेंगे डेल्टा एल बाई एल, एल कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ऊपर, तो एल अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा। इस तरह से सिग्मा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की जा सकती है। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, पॉइजन्स रेशियो को हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं, और इसके बाद जनरली हम यहां से पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो कैसा लगा आपको ये दो टॉपिक पढ़ के, समझ में आया हो तो लाइक करके जाइएगा। और अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए, और भी अच्छे तरीके से आपको टॉपिक्स को समझना हो, क्लास 11th, क्लास 12th, 9th, 10th के साइंस को, खास करके फिजिक्स को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को है ना समझ में आसानी से, चीजों को समझना आसान हो जाए चीजों को, क्योंकि 11th बहुत ज्यादा टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि नई क्लास है हमारे लिए, टॉपिक्स नए होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बड़े होते हैं, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं इस तरह से समझाऊं आपको ताकि ये चीजें बहुत 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 आसान हो जाए और हमारे लिए इतना इजी हो जाए कि हमें ज्यादा स्ट्रेस फील ना हो, ये वाला नहीं, मेंटल स्ट्रेस फील ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।